हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि डिटरमिनेंट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है और क्यों पढ़ते हैं। तो डिटरमिनेंट अगर हम देखें तो वो क्या करता है, किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सी अगर भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ तो डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, एक्सप्रेशन और वैल्यू। ठीक है, क्या करेगा डिटरमिनेंट, क्या करेगा, रिप्रेजेंट करता है किसका, एक्सप्रेशन और वैल्यू। क्या डिटरमिनेंट्स क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन या वैल्यू। तो हम और डिटरमिनेंट्स को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ऐसे दो हम स्ट्रेट लाइन ऐसे इस शॉर्ट हैंड इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैं 2/2 का करता हूँ तो सपोज उसके अंदर एलिमेंट्स में लिखूँगा 1 1 A1 2 A2 1 A2 2। ठीक है, ये 2/2 ऑर्डर का रिप्रेजेंटेशन है, 2/2 ऑर्डर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं कि इनको, ये साइड वाले को हम कहते हैं रो, इनको कहते हैं, ठीक है, ये मान लो रो 1 हो गई, ये हो गई रो 2। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये कॉलम हो गई और ये वाली हो गई इधर से कॉलम 2। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो डिटरमिनेंट होता है वो रहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एक्सप्रेशन और वैल्यू। ठीक है, या फिर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है या उसका क्या होता है, उसको हम डिटरमिनेंट के अंदर जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो क्या करता है, किसी एक्सप्रेशन से एसोसिएटेड रहता है और उस एक्सप्रेशन को हम डिटरमिनेंट कहते हैं। इस एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं हम। तो ये 2/2 का ऑर्डर है। तो ऑर्डर मतलब क्या रहता है, यहाँ पे आपको कोई भी अगर पूछे किसका ऑर्डर, लेकिन डिटरमिनेंट्स का एक चीज़ है कि जो रो और कॉलम हमेशा सेम रहेगा। अब रो और कॉलम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। ऑर्डर 2 कह सकते हो या 2/2 कह सकते हो। ऑर्डर 2/2 मतलब ये पहले जो होती है रो को बताने का रहता है और दूसरा वाला आपका कॉलम को बताना रहता है। ठीक है, तो कोई भी आपका अगर बोले कि मतलब कि कोई डिटरमिनेंट दिया उसका ऑर्डर क्या है, तो आपको देखना है कि उसकी रो कितनी है और कॉलम, उसको मल्टीप्लाई। तो ऑर्डर है 2/2 ऑर्डर है इसका। ठीक है, वैसे ही मैं एक और 3/3 का बनाता हूँ। तो ये A1 1, ठीक है, जब मैं 1 1 ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कोई लिखा पहले 1 1, तो ये मेरा जो पहला टर्म है वो मेरे रो को रिप्रेजेंट करता है और मेरा जो दूसरा टर्म वो मेरे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप जब भी कोई भी आप देखोगे इसमें लिखा नंबर रहेगा 1 1 1 2, तो जो पहला नंबर है वो आपके रो को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा वाला लिखा रहता है वो किसको, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं शुरुआत से बता देता हूँ कि डिटरमिनेंट क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, किसका रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन और वैल्यू का। ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ या कोई भी ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, वो क्या करती है, किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है और उस एक्सप्रेशन को हम डिटरमिनेंट कहते हैं। डिटरमिनेंट्स हमेशा कैसे, ऐसे जो स्ट्रेट ऐसे लाइन होती है उसको इसके अंदर लिखते हैं हम। अब मैं जैसे लिखूँगा 1 2 1 3, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 1 2 1 3, तो जो पहला नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। तो इस 1 2 1 1 3 उसमें पहला नंबर बता रहा है कि ये पहले रो का एलिमेंट है, पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो 1 2 वाला बताता है कि पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है और A1 3 बताता है पहले रो और तीसरी कॉलम का एलिमेंट है। वैसे ही अभी मैं लिखूँगा 2 1 2 2 2 3। ठीक है, इसको देख के आपको समझ में आ गया कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मैं सेकंड रो का पहला कॉलम, सेकंड रो का पहला कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट हूँ। वैसे 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो अगर आपसे इससे पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आपको देखना है कि इसके रो कितनी है, इसके 3 रो है और वैसे कॉलम भी ऊपर से 3 है। तो इसका ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर है
3/3 का, ठीक है। पहला नंबर हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नंबर कॉलम को। तो पहला हमेशा लिखेंगे, तो 3/3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया कि सबसे पहले हमने बताया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशन या वैल्यू। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, वो किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है? किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। उसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो स्क्वायर जो डिटरमिनेंट्स होते हैं वो कैसे किस में लिखते हैं हम लोग? ऐसे दो ऐसे बार के अंदर लिखते हैं, ऐसे दो लाइन रहती है स्ट्रेट, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं, ओके। और उसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल वाली हो तो उसको रो कहते हैं और उसको वर्टिकल वाले को कॉलम कहते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है? A11 A12 ये 2/2 ऑर्डर का है। तो इसमें जो पहला एलिमेंट होता है, मान लो जैसे हमने लिखा, तो पहला A11 तो पहला वाला रो को बताता है और दूसरा वाला कॉलम को बताता है। तो A12 A21 A22, ठीक है, ये हमने बताया। इस तरीके से ये वाले रो होते हैं, ये वाले कॉलम होते हैं। जब ऑर्डर लिखेंगे तो तरीका होता है इस तरह से लिखने का, रो इनटू कॉलम लिखना पड़ता है, ठीक है, रो इनटू कॉलम, ठीक है। आप ऑर्डर कैसे लिखोगे? रो इनटू कॉलम। तो पहले वाले की 2 रो है 2 कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया 2/2। इसमें 3/3 में क्या होता है? इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3, ठीक है। यहाँ तक आपको होप समझ में आ गया होगा कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है। डिटरमिनेंट वापस एक बार बताता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशन और वैल्यू होता है, ठीक है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल ऐसे जो वर्टिकल बार्स होते हैं, लाइन होती है, उसके अंदर हम बना के लिखते हैं। फिर उनको रोज़ और कॉलम में लिखा जाता है। एलिमेंट्स को किस तरह से लिखते हैं वो आपने देखा होगा। एक 2/2 का पहले हम देखते हैं, एक 3/3 का देखते हैं हम। A11 A13, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये 21 लिखूँगा, 22 लिखूँगा, 23 लिखूँगा, 31 32 33, ठीक है। ये मेरा डिटरमिनेंट्स है, इस तरह से लिखता हूँ। इसको मैं ऐसे डेल्टा साइन से लिख सकता हूँ या डी से लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका जो लिखने का तरीका है, डी लिख सकते हैं या फिर ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं। अभी इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कुछ हम लोग को जो टर्म्स है वो पता होना चाहिए। माइनर, ठीक है, माइनर होता है और एक कोफैक्टर, एक होता है माइनर और एक होता है कोफैक्टर। तो ये 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। माइनर क्या होता है वो हम देखेंगे और उसके बाद में हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइनर देखने वाले हैं। तो माइनर, जैसे अगर माइनर को हम रिप्रेजेंट करेंगे M और इसको करेंगे हम C से, तो मैं जैसे पहले एलिमेंट है उसका माइनर ढूंढूंगा तो मेरा M11 लिखूंगा, ठीक है। वैसे अगर मैं दूसरे वाले का जब माइनर लिखूंगा तो उसको मैं लिखूंगा M12 से लिखूँगा। वैसे इस पहले वाले का कोफैक्टर लिखूंगा तो C11 C12, और तीसरे वाले का पहली रो का तीसरा जो एलिमेंट है उसका माइनर लिखूंगा तो M13 और उसका लिखूंगा 13, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब लोग हम माइनर ढूंढते कैसे वो देखना है। तो जब आप जिस भी एलिमेंट को ढूंढ रहे, जिस भी एलिमेंट का माइनर ढूंढ रहे हैं, उसकी रो और उसके कॉलम को हमें क्या करना है? एक बार एलिमिनेट करना है, उसको नहीं देखना है। जैसे मैं M11 ढूंढ रहा हूँ तो M11 जब ढूंढूंगा तो M11 में पहली रो को मुझे नहीं देखना है, मतलब ये रो को मैं हटा दूंगा और पहले कॉलम को हटा दूंगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपने क्या मैंने क्या बोला कि जब मैं पहला 11 ढूंढता हूँ तो पहली रो और पहले कॉलम को मुझे क्या करना है? हटाना है। उसके बाद में मेरे पास बच गए कौन से टर्म? ये 4 टर्म बच गए, ठीक है। तो उसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, A22 A23 A32 A33, ठीक है। आपको एक भी अगर समझ में आ गया ना तो बाकी ढूंढने बहुत इजी है, ठीक है। ये हो गया हमारा माइनर। अब इसका आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूँ। पहले हम कैसे नंबर्स हम लोग ढूंढते हैं वो देख लेते हैं। वैसे 1 2, जब मैंने 1 2 की बात करी तो मेरा क्या बोल रहा है कि पहली रो का
दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, मतलब पहली रो चली जाएगी और दूसरा कॉलम, इसको मुझे नहीं देखना है अभी। तो कौन से बच गए मेरे पास, ये वाले टर्म्स बच गए, A21 और इधर A23, A31 और A33, ठीक है। हमने कैसे टर्म्स ढूंढने पहले वो देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग इसका क्या करेंगे, वो कैसे माइनर कैसे ढूंढेंगे वो बताता हूँ। अब तीसरा वाला है 1 और 3, मतलब मुझे जब 1 3 ढूंढना है तो पहली रो और तीसरे कॉलम को मैं हटा दूंगा, तो मेरे पास ये बच जाएंगे, इनको तो ये लिखूँगा मैं A21, A22, A31, A32, ठीक है। होप आपको ये माइनर कैसे ढूंढते समझ में आया होगा। मतलब जब हम M11 ढूंढेंगे तो पहली रो और पहले कॉलम को एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जो बचे हैं उनको हम इस तरह से लिखेंगे। जब हम M12 ढूंढेंगे तो पहली रो और बीच वाले कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, तो इधर के जो बचते हैं एलिमेंट्स उनको हम ऐसे लिख देंगे। वैसे थर्ड वाले में क्या करेंगे, पहली रो और तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग नहीं देखेंगे और बाकी बचे एलिमेंट्स को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर समझ में आया तो हम अभी देखेंगे कि कोफैक्टर कैसे ढूंढते। पहले हम माइनर ढूंढ लेते हैं एक बार, और फिर मैं बताता हूँ कि बाकी का ढूंढने का तरीका भी सेम ऐसे ही रहेगा। तो मैं आगे फिर से भी लिखता हूँ मैं, तो वापस एक बार लिख लेता हूँ 1 3, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। हमने देखा होगा कि M11 ढूंढा था। M11 कैसे ढूंढ रहा था, पहली रो के और पहली कॉलम को हम लोग ने पूरा मान लो नेगलेक्ट कर दिया, मान लो हटा दिया, रब कर दिया है, तो कौन से बच गए थे हमारे, इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स बचे थे। ओके, अभी हमको क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो पहले इसको आंसर लिखना है, फिर इनका आंसर लिखना, और बीच में हमें माइनस करना है। तो कैसे ढूंढेंगे, A22 मल्टीप्लाई बाय A33, मतलब ये एलिमेंट्स दो मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, माइनस बीच में साइन आएगा और ये इसका होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या ढूंढते हैं, माइनर ढूंढते हैं। तो ये हमारा माइनर का वैल्यू आ गया। ओके, अभी मान लो ये हमारा जो भी वैल्यू आ गया है इसका आंसर हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया M11 का वैल्यू, ठीक है, M11 समझ में आया होगा। वैसे M2 का एक बार बता देता हूँ, M12 का, M12 की हम लोग कैसे वैल्यू ढूंढते थे। M12 में हम लोग क्या किया था, ये वाले कॉलम और इसको हम लोग रफ कर देंगे, तो बच गए कौन से, A21, A23, A31, A33, ठीक है। मतलब पहली रो को और बीच वाली जिसका जो है पहली रो और दूसरे कॉलम को हमें क्या करना है, मान लो डिलीट कर देना है, रब कर देना है, तो बच गए एलिमेंट्स वो लिख दिए। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A21 मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस A31 मल्टीप्लाई बाय A23, ठीक है। फिर इनका जो आंसर आएगा वो हम लोग लिख देंगे। अभी हम लोग ने ये समझ लिया, एक 1 3 का भी कर देता हूँ मैं। उसका एलिमेंट्स कौन सा आएगा, उसमें इसमें 1 है, तो मतलब पहले रो को हम लोग डिलीट मारेंगे, तीसरे कॉलम को मारेंगे। पहली रो तीसरे कॉलम को, पहले रो को और तीसरे कॉलम को अगर मैं रब कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बच जाता है, इस तरह से एलिमेंट बचता है, ठीक है। और इसका फिर मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा तो क्या आ जाएगा, A21 A32 माइनस A31 इंटू A32, ठीक है। ये वाला इस तरह से मेरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी आपको क्या करना है, कोफैक्टर कैसे ढूंढते हैं। तो कोफैक्टर ढूंढने का तरीका जैसे मैंने बताया था, कोफैक्टर को इस तरह से लिखा जाता है -1, ठीक है, -1, और फिर आपको यहाँ पे करना है उसकी रो और उसके कॉलम। जैसे मैंने AIJ लिखा है तो ये मेरा पहले जो होता है वो रो को डिफाइन करता है और दूसरे वाला कॉलम को डिफाइन करता है, ठीक है। तो मेरे जब 1 1 लिखा है तो मेरी ये रो है
और ये कॉलम है, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल भाषा में लिखूँ तो उनके रो और कॉलम के जो नंबर है उनको प्लस करूँगा और मल्टीप्लाई बाय M11 कर दूँगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो -1 तो ये रहेगा ही। यहाँ पे पहली रो है, रो नंबर क्या है 1 है और कॉलम क्या है 1 है, तो 1 + 1 और ये मेरा 1, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 + 1 2 होता है और -1 का पावर 2 मतलब 1 ही हुआ, तो M11 ही आएगा। तो C11 और M11 क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। C11 और मतलब कोफैक्टर और पहला वाला माइनर सेम ही रहता है। अगर हम दूसरा वाला अगर हम ढूंढेंगे तो कैसे होगा, -1, अब ये मेरा रो नंबर है और ये मेरा कॉलम नंबर, उनको प्लस करूँगा मैं, ठीक है। और ये मेरा M12, तो मेरा ये क्या आएगा 1 + 2 मतलब 3 बन गया। तो -1 का पावर अगर ऑड नंबर आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे 1 2। वैसे ही यहाँ पे कॉलम 3 अगर मैं C13 करूँ तो -1 1 + 3, ठीक है। आपको ये करना है रो और ये कॉलम का वैल्यू को ऊपर प्लस करना है और यहाँ पे 1 3। तो अगर 1 + 3 4 होता है, इवन नंबर आता है तो मतलब ये पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो अब तक हमने देखा कि माइनर कैसे ढूंढते हैं, हमने देखा कि उनके कोफैक्टर कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो अब हम पहुंच गए हैं कि जहां से हम बता सके कि हम डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे। अब हम डिटरमिनेंट का वैल्यू ढूंढने वाले हैं। तो हमने देख लिया है कि C11 क्या होता है, एक बार फिर से बता देता हूँ। C11 होता है -1 1 + 1 M11, ठीक है। C12 क्या था, -1 1 + 2 M12। C13 क्या था, -1 1 + 3 M13, ठीक है। हमें पता है ये -1 का पावर पॉजिटिव होगा तो मतलब 1 ही आएगा, ठीक है। तो M11 ही हो जाएगा। इसमें ये -1 1 + 2 तो माइनस आ जाएगा और इसमें फिर से क्या होगा -1 1 + 3 M13, तो इसमें वापस से क्या होगा, प्लस साइन ही आएगा, ठीक है आपका M13। तो हमने ये देख लिया, ठीक है। तो आपको जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं बताना चाहूँ तो आपका होता है पहले रो के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे उसके कोफैक्टर से उसका मल्टीप्लिकेशन और बाद में उनका प्लस, दूसरा तीसरा, ठीक है। सो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू है। डिटरमिनेंट क्या रहते हैं हमारे, डिटरमिनेंट होता है कि उस रो के जो एलिमेंट है, उस रो के जो एलिमेंट है उनके अगर हम करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी उनका सम कर देते हैं। जैसे पहला एलिमेंट है, पहले रो का पहला एलिमेंट है A11, उसका हमने कोफैक्टर ढूंढ लिया, प्लस पहले रो का दूसरा एलिमेंट है A12, उसी का एक कोफैक्टर ढूंढ लिया, और पहले रो का तीसरा एलिमेंट है उसी के हम लोग ने कोफैक्टर से। तो ये तरीका हो गया। सेम ऐसे ही हम दूसरे कॉलम के साथ में भी, दूसरे रो के साथ में भी सेम ऐसे ढूंढ सकते हैं। A12 ये क्या बन जाएगा हमारा, ये इसको हम दूसरे वाले से बताना चाहूँ तो A21 C21, मान लो कि दूसरी रो का रहेगा A22 रहेगा, ये C22, A23 रहेगा C23। वैसे ही तीसरे कॉलम से भी हम लोग इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी रो पकड़ के हम लोग ये क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहली रो से ही मिलेगा, ओके। वैसे हम कॉलम से भी ढूंढ सकते हैं, मतलब कॉलम के तरीके से भी हम लोग डिटरमिनेंट को ढूंढ सकते हैं। मतलब मान लो पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम के तरीके से। इसका अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे होगा, पहली कॉलम में कौन से नंबर होते हैं, 1 1 2 1 3 1, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू कि A11 है उसका कोफैक्टर क्या होगा C11, A21 है उसका क्या हो जाएगा C21,
और A31 है उसका क्या हो जाएगा C31, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग उसका डिटरमिनेंट, सेम ऐसे दूसरे रो के भी तरीके से हम लोग ढूंढ सकते हैं। इसका हो जाएगा 1 2 2 2 फिर 3 2, ओके, इस तरीके से। तो ये तो आपको मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। अभी हम इसको हम उस तरीके से लिखेंगे कि इसको और थोड़ा हम जब सम सॉल्व करेंगे, ये तो आपका थियरी पार्ट था, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसके लिए। अभी हम सम्स को कैसे देखेंगे उसका हम लोग एक बार देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट कैसे ढूंढेंगे। अभी मैं डिटरमिनेंट का एक वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको, कैसे ढूंढने वाले हैं वो देखेंगे हम लोग। A32 A33, ठीक है। तो मैं अलोंग पहले रो निकाल रहा हूँ, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। A11 हमारा क्या आ गया था C11, A12 C12 और A13 C13, ठीक है। हमें पता है कि पहले एलिमेंट का माइनर और जो कोफैक्टर तो सेम ही था, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये और ये चला जाएगा तो ये 4 टर्म्स बचेंगे। तो A22 A23 A32। दूसरे वाले में हमें पता है कि जो कोफैक्टर मिला था वो क्या मिला था, माइनस में मिला था, ठीक है। तो उसकी वजह से साइन माइनस आ जाएगा। और सेकंड का जब हम ढूंढेंगे तो सेकंड रो और इसको मान लो डिलीट मार देते तो टर्म बन जाता है ठीक है। थर्ड वाले में हमें पता है कि जो कोफैक्टर और माइनर एक जैसे ही आया था, प्लस साइन आया था, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरे कॉलम और पहली रो को डिलीट मारेंगे तो बचेगा ये टर्म। ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे 2 3 4 5 2 1 3 2 जैसे 5 और मान लो 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसका डिटरमिनेंट जब ढूंढना रहेगा तो आप इस तरह से ढूंढोगे। ये पहला नंबर आपका A11, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग तो फिर इसका आपको ये नंबर्स लेने हैं 2 1 5 4, ठीक है। दूसरा साइन माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, बिकॉज इसका जो माइनर आया था, ठीक है, जो कोफैक्टर था माइनस ऑफ A12 था, इसलिए ये माइनस साइन आता है। दूसरा एलिमेंट लिखेंगे तो पहले इसको और इसको डिलीट मारेंगे तो बचेगा 3 और इसकी जगह हमारे पास जो N2 की वैल्यू है 5 है, ठीक है। और 3 ये रो और ये कॉलम को हम डिलीट मारेंगे, बचेगा तो 3 4 5 4। तीसरा वाला हमारा प्लस साइन आएगा, बिकॉज तीसरा वाला जो माइनर है, ठीक है, ये जो कोफैक्टर है वो इक्वल टू M13 के बराबर है, तो प्लस तीसरा रो का एलिमेंट कौन सा है 3, ठीक है। और जो नंबर बच जाएंगे तीसरे कॉलम और पहली रो को हटाने के बाद बचता है 3 4 2 1, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा, तो 2 × 4 - 5 × 1, यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 3 × 4 4 × 5, ठीक है। प्लस फिर लास्ट टर्म है एक 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 × 1 - 4 × 2, ठीक है। इसका आंसर हम लोग इधर लिखते हैं, अभी एक बार इधर आपको लिख के बताता हूँ कैसे आएगा इसका। तो पहले वाले का 2 बाहर है, ये 2 4 जा 8 हो गया, 8 - 5, दूसरा माइनस साइन है 5 का, 3 4 जा 12 माइनस ये कितना है 4 5 जा 20, ठीक है। प्लस एक 3 बाहर नंबर है, 3 1 जा 3 -4 2 जा 8, ठीक, ओके, इस तरीके से। तो पहले वाले में 2 8 - 5 कितना हो जाएगा 3, ये 5 है, 12 - 20 कितना होगा -8, और तीसरा वाला है 3 3 - 8 - 5, ठीक है। सबका प्लस कर देंगे
3 टू जा 6 होता है, -5 और माइनस ये 40 हो जाएगा और -15, ठीक है। 40 में से 15 चला गया तो 25 और 6 तो 31, तो ठीक है, ये हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम कोई भी 3/3 का डिटरमिनेंट रहा तो उसका वैल्यू हम लोग ढूंढ सकते। आपको ये कॉन्सेप्ट होप समझ में आया होगा कि डिटरमिनेंट कैसे कहते किसे हैं, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, और हम कोई भी हमारे पास डिटरमिनेंट दिया है तो उसका हम कोई भी अगर हमें डिटरमिनेंट है तो उसका वैल्यू हम कैसे ढूंढ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।